गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था इंडक्शन के बारे में थोड़ा चार्जेस के बारे में जाना था कि चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे। कूलम्स लॉ भी इंक्लूड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में जानते हैं कि मैंने लिख रखे हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब होता है चार्जेस को ऐड कर सकते हैं एक नॉर्मल एडिशन की तरह। ठीक है, चार्जेस दो तरह के होते हैं, पता ही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसको नॉर्मली हम ऐसे ऐड कर सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। ठीक है, हमने ऐड कर दिया, इसको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ Q1 क्या होता है आपको पता है, तो पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज देखेंगे, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या हुआ कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आपने कभी सुना है क्या कि किसी चार्ज को बना दिया आपने ये सुना होगा ना। चार्ज को हमने जैसे पिछली क्लास में देखा था इंडक्शन के बारे में। इंडक्शन में देखा था कि हमने चार्ज को फ्रिक्शन से क्या किया, फ्रिक्शन किया, उससे चार्जेस ट्रांसफर होती हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, तो चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज बस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकता है, ओके, या इंड्यूस कर सकता है, अपनी इफेक्ट से उस सिस्टम में चार्जेस को ला सकता है। ठीक, तो इसीलिए दूसरा क्या है, चार्जेस इज कंजर्व्ड। और इसका एक और मतलब है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक, ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम हमने क्यों बोला? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जो किसी भी सराउंडिंग के इफेक्ट से या सराउंडिंग के जो फोर्स या सराउंडिंग के एनर्जी से दूर रहे। ठीक है, मतलब कि सपोज करना मेरा ये सिस्टम है, इसमें दो चार्जेस रखे हैं या दो बॉडीज रखी हैं, इसमें Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। ठीक है, अब इसमें एक्सटर्नली कोई चार्ज नहीं आ रहा है या एक्सटर्नली इस पे कोई चार्जेस की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इस सिस्टम में अगर मैं 20 साल बाद भी आऊं या आऊंगा तो इसमें टोटल चार्जेस क्या होंगे, Q1 प्लस Q2 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि Q1 खत्म हो जाए Q2 खत्म हो जाए। ठीक है, भले चाहे आपस में कितना टकराए, आपस में कितना लड़े, मतलब जितना लड़ेंगे कभी तलाक नहीं देने वाले। ठीक, ये हो गया, ये आपका बोलते हैं चार्जेस कंजर्व्ड। ठीक, तीसरा आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी तुमने चार्जेस को ऐसे देख लिया 1.5 कूलम। कूलम क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। ठीक है, अभी कूलम्स फोर्स के बारे में पढ़ोगे, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ोगे तो पता चलेगा, उन्हीं के नाम के ऊपर डाल दिया गया। ठीक है, तो कभी चार्ज को ऐसे देखोगे, दशमलव में कभी नहीं देखोगे, मिस डेसिमल में कभी नहीं देखोगे, फ्रैक्शन में कभी नहीं देखोगे। चार्ज को हमेशा देखोगे तो इस कॉन्सेप्ट में देखोगे कि या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इंटीजर वैल्यू में देखोगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे चार्ज इज डिफाइंड करते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू E। n इज अ इंटीजर नंबर, n एक इंटीजर नंबर होगा 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, और E क्या है? E इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मतलब या कॉमन भाषा में ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है ना वही E है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये वैल्यू E की होती है। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मींस चार्जेस हमेशा इंटीजर में रहेंगी, चार्जेस कभी डेसिमल में नहीं रहने वाला। और ये E जो है, ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है, उसको E बोलते हैं, मींस E की फॉर्मेट में E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बेसिक प्रॉपर्टी है यार आएगा। जो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है, जो कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन में इस छोटी प्रॉपर्टी का याद रखना बहुत जरूरी है। चार्जेस कंजर्व्ड, और कंजर्व्ड कहां? आइसोलेटेड सिस्टम में खासकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैसे क्वेश्चन में बन के आएगा वो मैं फर्दर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हो जाती हैं। अब चलो वो आते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर। हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। कईयों के लिए जो है कूलम्स लॉ से ही इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट होता है, आधों तो वो रहता है कि भाई कूलम्स लॉ नहीं है तो क्या पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट्स में। ठीक है, चलो लिखते हैं COULOMBS कूलम्स लॉ। यार आधों तो स्पेलिंग में दिक्कत हो जाती है यार कैसे। चलो ठीक, कूलम्स लॉ। अच्छा देखो, ये कूलम्स लॉ एकदम ग्रेविटेशन की तरह होता है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन में दो बॉडीज होती है ना, दो बॉडीज हैं, हम कहते हैं कि भाई इन दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल ताकत लग रही होगी, ये इस पे ताकत लगा रहा होगा, ये इस पे ताकत लगा रहा होगा। ठीक उसी तरह हम चार्जेस में कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ Q1 चार्ज है,
प्लस Q1 प्लस हम कह दिए कि भाई पॉजिटिव, ठीक है, प्लस Q2 चार्ज। अब हम कहेंगे कूलम्स लॉ क्या कि भाई इस पे Q1 ने इस पे ताकत लगाई, Q2 ने इस पे ताकत लगाई। हमेशा याद रखना कूलम्स लॉ तभी लगेगा जब आपके पास दो बॉडीज होंगी, ठीक है, म्यूचुअल एक दूसरे पे ताकत लगाएंगे, ठीक। अब ये कूलम्स लॉ एक्चुअल में आया कैसे, पहली बार लॉ लिख देता हूं। इसमें लॉ कहता है कि एनी फोर्सेस ऑन द टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस Q1 to Q2 and inversely proportional to square of the distance between the two particles। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज इन दोनों के बीच डिस्टेंस है r, इनके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक, और इन दोनों के प्रोडक्ट्स के प्रोपोर्शनल, ये कूलम्स लॉ कहता है, ठीक। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो यहां आएगा k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Q1 into Q2 अपॉन r का स्क्वायर। अच्छा, ये k जो होता है ना, ये बेटा k जो होता है ना, ये k की वैल्यू होती है, अगर मैं वैक्यूम की अगर बात करूं जहां कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें जो k की वैल्यू होती है ना, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन नॉट होता है रिलेटिविटी इन फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं, सॉरी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, क्या बोल दिया, ठीक है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। या मेरी ना नेटिंग में जाना, ठीक है ना, हो सकता है ना समझ में आए, किसी डॉक्टर से कम नहीं है, ठीक। तो ये होगा। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फ्री स्पेस मींस वैक्यूम में कितनी होगी, ये होती है एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वैक्यूम में, वो होती है 8.854 into 10 की पावर, एक मिनट, हाँ सही, 10 की पावर -12, इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर का स्क्वायर, सॉरी मीटर इनवर्स, ठीक, ये इसकी यूनिट होती है और ये इसकी वैल्यू होती है 8.854 न्यूटन का -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर का इनवर्स, ठीक। ये कूलम्स लॉ। अच्छा, ये वैल्यू अगर हम समझना चाहें कि ये रिलेशन कैसे आया, तो यार ये रिलेशन ना बेसिकली अगर नॉर्मल एग्जांपल समझाऊं तो समझाता हूं, और ये माइक्रोस्कोपिक मेथड से ये रिलेशन आया, लेकिन नॉर्मली समझना है तो ऐसे आया रिलेशन कि देखो क्या किया कूलम्स ने, हुआ क्या कि देखो अभी हमने क्या देखा था भाई, हमने पिछली क्लास में देखा था ना किस तरह से कहा, अगर किसी स्फीयर के पास कंडक्टिंग स्फीयर है, दो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें Q1 चार्ज है और सिमिलर स्फीयर है, Q1 चार्ज है, इन दोनों को टच कराते हैं तो कुछ समय बाद, अगर इन दोनों को टच कराते हैं तो कुछ समय बाद इसमें Q1/2 हो जाएगा और इसमें Q1/2 हो जाएगा। तो भाई कूलम ने क्या किया, उसने क्या किया, ऐसे बहुत सारे स्फीयर लिए, 4-5 स्फीयर लिए, ठीक है, सबको दूसरे से टच कराया तो सब में अलग अलग चार्जेस आ गई, Q1/2 आ गया, किसी में Q/2 आ गया, फिर उसको टच कराया दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर से सिमिलर तो उसमें Q/4 आ गया, इसमें Q/4 आ गया, ठीक, ऐसे लिया चार्जेस। फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई लटका दिए चार्जेस को लटका नहीं सकता, उसने जो स्फीयर है मेटालिक स्फीयर है इसको लटका दिए, ठीक है, डिस्टेंस को फिक्स रखा और यहाँ दो स्फीयर लटका दिए, Q सपोज करना इसकी चार्ज है Q/2, इस पे चार्ज है Q/2, ठीक। अब इन दोनों पे लगने लगी ताकत, ठीक, उस ताकत का उसने रिलेशन निकाला कि जब डिस्टेंस फिक्स किया तब इन दोनों पे क्या ताकत लगी, ठीक। फिर उसने क्या किया, दूसरा चीज कि फिर क्या किया, फिर वही स्फीयर्स को लटकाए, अब की बार चार्ज को फिक्स कर दिया, ठीक, मींस पहले जैसे Q/2 चार्ज थी, इस पे सपोज करना Q/4 चार्ज रख ली, अब डिस्टेंस को बढ़ाने लगा, कम करने लगा, यहां से उठाया कभी यहां कर दिया, आगे उठा के यहां कर दिया, तो इसका रिलेशन नोट कर लिया, ठीक, दोनों रिलेशन नोट किया, उस रिलेशन से इसने पाया कि F is directly proportional to Q1 into Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक, Q1 into Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक। बाकी इसका एक्चुअल में जो एक्सपेंशन हुआ था वो ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेथड उन्होंने और माइक्रोस्कोप चेक किया, तब जाके उनको पाया, पता किया, उसके रिलेशन देखे, उस पे एक्टिंग फोर्सेस देखी, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स पे कितने लग रहा है, तब जाके उन्होंने रिलेशन पाया। ये बेसिक
समझने के लिए हम फिजिकली, उन्होंने अगर फिजिकल टेस्ट कैसे किया रिलेशन पाने के लिए, तो ऑन एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया, ठीक है, तब जाके रिलेशन पाया उन्होंने, ठीक। तो कूलम्स लॉ ये हुआ। अच्छा, एक बात और जानते हैं, कूलम्स लॉ से हमने निकाला फोर्स, और फोर्स होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फोर्स निकाला क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, हमने यहाँ वेक्टर लगाया, ठीक। तो यहाँ भी एक वेक्टर होना चाहिए, ये तो मैग्नीट्यूड दिखा दिया हमने, वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर किसका होगा, अच्छा इसमें कौन वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी कौन है, डिस्टेंस वेक्टर हो सकती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कौन वेक्टर होती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। हम इसका वेक्टर अगर यहाँ लगा दे तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इस चीज का यूनिट वेक्टर यहाँ लगा दूं। यूनिट वेक्टर क्या होती है, यूनिट वेक्टर होती है, ये आपको डायरेक्शन बताती है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अरे किसी भी 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो तो वही होगा ना, 1 का तो असर पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ डायरेक्शन बता देगा ये, इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाएगी। तो इसका यूनिट वेक्टर आर वेक्टर अपॉन मॉडल। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। जब कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो आप किसी भी उसमें सिस्टम में जाएंगे तो उसके कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चाहे 2D में 3D में जाओगे तो 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, fx i कैप, fy j कैप, fz k कैप। 2D में रहोगे तो 2 कंपोनेंट होंगे, fx i कैप, fy j कैप, ठीक। सब कैप 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 टोपी ना पहन लेना यार, जिंदगी में कभी टोपी मत पहनना, कुछ भी पहनना, मतलब समझ रहे हो ना कौन सी टोपी बात कर रही हूँ। हाँ, टोपी पहनोगे टोपा हो जाओगे, ठीक। जब हम फोर्स के बारे में बात करते हैं ना, तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस का मतलब कि कैसे हम फोर्स को तोड़ सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। सपोज करना एक यहाँ पे अगर F1 फोर्स आ रहा है, मैंने कहा कि इसको x और y पार्टिकल मतलब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन तोड़ो, तो तुम इसे ऐसे तोड़ सकते हो, F1 i कैप, F1 j कैप, ठीक। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एक ऐसा फोर्स है F2, मैंने कहा F1 प्लस F2 ऐड कर देना धीरे से, तो तुम क्या करोगे, इसके डायरेक्शन कंपोनेंट से तोड़ लोगे, ठीक है। इसके डायरेक्शन कंपोनेंट्स तोड़ दोगे, इसको लिख दोगे F2 j कैप, F y कैप। अब तीर देखना, तीर F1 i कैप इधर जा रहा है, F2 j कैप इधर जा रहा है, दोनों में हो जाएगी घमासान लड़ाई, तो जो भैया जो बड़ा होगा वो लड़ाई जीतेगा, जाहिर सी बात है ताकतवर बंदा लड़ाई जीतता है। तुम लिखोगे क्या, F1 माइनस F2 i कैप प्लस F2 j, F1 जा रहा ऊपर, ये भी जा रहा ऊपर, आज मिलते हैं ऊपर, आज करेंगे पार्टी शार्टी, F1 प्लस F2 ठीक, क्या बैक फोर्स ऐड हो गई, ठीक, नॉर्मली ऐड हो गई। ये हुआ, इस तरह से हम चीजों को सुपर इम्पोज कर देते हैं, ठीक। इसी तरह अब हम इसको चार्जेस में देखेंगे, चार्जेस में कैसे होगा कि सपोज करना ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। वेक्टर को डिफाइन करोगे तो हमेशा एक इनिशियल पॉइंट होता है, तो किसी पोजीशन डिफाइन करने के लिए आपको एक पॉइंट की जरूरत होती है। मैं आपसे पूछूं आप कहाँ खड़े हो, आप किसी के रिलेटिव में बताओगे कि आप कहाँ खड़े हो, ठीक है। आप कहोगे मैं पोल से 5 मीटर दूर खड़ा हूँ, आप कहोगे मैं स्कूल से 3 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ, आप कहोगे कि मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ। यू नीड अ पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट वेयर यू आर डिफाइनिंग द वेक्टर। वेक्टर मींस डिफाइनिंग द पोजीशन एंड द मैग्नीट्यूड, ओके। ये दिखाएगा, ये इसका अगर मैंने लिखा है R1 वेक्टर मींस R1 इसकी ये मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है कि R1 वेक्टर यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट O से दूरी है इसकी R2 वेक्टर, तुम्हें पता है ये दूरी हो जाएगी R2 माइनस R1 वेक्टर। क्यों हो जाएगी R2 माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करोगे तो ये वेक्टर पाओगे, ये वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, ठीक है। और मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट कभी वीडियो इसका अलग से बनाऊंगा कि क्यों यही होता है, इस तरह ऐड करके तीर की डायरेक्शन यही क्यों होती है, तीर की डायरेक्शन ऐसी क्यों नहीं होती, ये बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, हम ज्यादा बताएंगे, ठीक।
या गया। उसके बाद इस पे जो ताकत लगेगी Q1 की वजह से क्या होगा, वो होगा F21 वेक्टर। इस पे जो ताकत लगेगी ये क्या होगा, F12 वेक्टर। ठीक, F21 और F12 में क्या होगा, तुम किसी को पॉजिटिव मान लो किसी को नेगेटिव मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस सिंपल ये बता रहा है कि इसका डायरेक्शन, मतलब इस पे जितनी ताकत लग रही होगी ठीक उतनी ताकत इस पे लग रही होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने वाला है। ठीक, केवल इतनी सी बात बता रहा है ये माइनस। ठीक, तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ इस तरह से सुपरइम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, अब जब भैया हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया है तो हमको पढ़ना चाहिए किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ठीक है, स्टार्ट। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि किस तरह से कोई क्वांटिटी जो है फैलती है या डिस्ट्रीब्यूट होती है ओवर एनी पॉइंट इन स्पेस। मतलब कि अगर सपोज करना ये Q1 चार्ज है, इसने इसका इफेक्ट यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ का यहाँ कहीं स्पेस में, किसी भी पॉइंट ऑफ स्पेस में उसका इफेक्ट क्या होगा, ये फील्ड बताती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है। ठीक, जब मैं इसका इफेक्ट की बारे में बात करूंगा तो क्या आपको दूसरे चार्ज Q2 की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आप इसका इफेक्ट देखने के लिए ये कर सकते हैं कि एक यूनिट चार्ज, छोटा सा हल्का सा टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ इस फील्ड में लाइए। ये टेस्ट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, जैसे बिहेव क्या करेगा भाई, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, चार्ज पर इस पे ताकत लगेगा। पता है कूलम्ब्स लॉ में भाई, कोई चार्जेस आती हैं ताकत लगाती हैं दूसरे पे, ताकत लगेगा, पॉजिटिव होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है दूर भागेगा। इसको यहाँ रख दूंगा मैं तो इधर भागेगा, यहाँ रख दूंगा इधर भागेगा, यहाँ रख दूंगा इधर भागेगा, यहाँ रख दूंगा इधर भागेगा, तो ये दूर भागेगा। ठीक, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको रखी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम इस चार्जेस की वजह से डेवलप होने वाले जो क्वांटिटी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइंस हैं, जो इससे डेवलप होने वाले इफेक्ट को देखना चाहते हैं कि कैसी लाइंस हैं, क्या इफेक्ट हो सकता है इस चार्जेस के आसपास। ठीक, तो जाहिर सी बात है क्या होता है ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, चार्जेस अपने आसपास एक लाइंस जनरेट करती हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1। तो ये लाइंस कोई ऐसे बना सकते हो यार, ऐसे बना लो। अब इतने सारे लाइंस होती है ना कि बाद में जाके ना कर्व बन जाती है, ऐसे 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 ऐसे, या आपको इतना देखो ऐसे ऐसे, ये सब खूब सारी लाइंस है, लेकिन लाइंस टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, खास बात ये है। ठीक है, ऐसे जाएंगी तो जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट कुछ दूरी तक ही तो रहेगा। ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट चले जाओगे और इसका इफेक्ट आपको लगता चला जाएगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में को कैसे डिफाइन कर देंगे हम, E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, K Q1 अपॉन R का स्क्वायर। Q1 लिख सकते हो, चार्ज का नाम Q1 डाला तुम क्यों लिख सकते हो यार, नॉर्मल सिग्निफाई कर दो। ठीक है, अपॉन R का स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब इसकी जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा, और दूरी पास रहेगी उसका प्रभाव ज्यादा होगा। और इसको फिजिकली समझना है तो ऐसा देखो, जैसे जैसे दूरी पास रहेगी तो मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है उसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोई चीज की इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, और दूर जाओगे उसकी लाइंस की डेंसिटी ये दूर बिखरने लगेंगी, ऐसे बिखरने लगेंगी, इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने लायक है। लेकिन क्या लाइंस की डेंसिटी बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मजबूत है कम है? ये हर वक्त नहीं होता। हर वक्त ऐसा नहीं होता कि लाइन की डेंसिटी आपको बता देगी कि ये इतना मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, क्यों नहीं होता, वो जब मैं डिफरेंट शेप्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूंगा तब मैं बताऊंगा कि लाइंस की डेंसिटी हर वक्त ये नहीं बताती कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक कॉमन चीज देखते हैं कि भैया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की यार लाइंस की कुछ और प्रॉपर्टीज पता चल जाती ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, जो सारे काम आ जाए। कोई कहता है यार इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें कि कोई कहेगा कि भैया लाइंस नेवर टच ईच अदर,
लाइंस नेवर टच, लाइंस कभी टच नहीं करेंगी, लाख वो इंटेंस हो जाएंगी, लाख डेंस हो जाएंगी, लेकिन टच नहीं करने वाली। ठीक, टच करेंगी तो क्या होगा देखना, ऐसे समझो, अगर ये चीज लाइंस ऐसे ऐसे टच करके ऐसे निकलने लगी तो ये बताओ, जहां ये टच करे तो हो सकता है आगे चल के इंटरसेक्ट भी कर जाए। भाई टच कर रही है तो मान सकते हो इंटरसेक्ट करें, लेकिन होता ऐसा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, अगर लाइंस आगे चल के इंटरसेक्ट करके ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे कोई चार्ज होना होगा, कोई अलग चार्ज आए तब वो इंटरसेक्ट करे, तब तो पॉसिबल है। लेकिन इसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कैसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं वो, कैसे घूम सकती, कभी नहीं घूमेंगी। क्यों, जैसे वो घूमेंगी इसके दो डायरेक्शन आ जाएंगे। सोचो, एक ही फील्ड, एक ही चार्ज जनरेट होने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है। भाई यहाँ से जनरेट हो रहा है तो मान लो इसको ईस्ट मानते हैं, इसको वेस्ट मानते हैं, सोर्स ऑफ लाइन जनरेशन यही है, तो ईस्ट और वेस्ट हमेशा यही रहने वाला है। ठीक है, अब सडन से लाइन है, सडन से अगर यहाँ पे कोई चीज इंटरसेक्ट कर जाए तो अचानक से ये डायरेक्शन बदल नहीं जाएगी। ईस्ट वेस्ट यहाँ कैसे आ गया, ये चार्ज यहाँ कैसे पहुंच गया, यहाँ से अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहे मतलब चार्ज यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की तब यहाँ पे क्रॉस हुआ, मींस यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन, और लाइंस की डायरेक्शन एक झटके में कैसे बदल गई। इट्स नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल ही नहीं है यार। अनटिल आप यहाँ कोई नया चार्ज लगा रहे हो, यहाँ कोई नया चार्ज लगा रखते Q2 रख देते और ये लाइन जनरेट करता तब तो इंटरसेक्ट कर सकती है, नो डाउट, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसी चार्ज की लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कभी नहीं करेंगे इंटरसेक्ट। ठीक है, और क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि इसके डायरेक्शन बदल जाएंगे यार। और एक लाइन की दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है, होता है क्या पता नहीं, आता में होता होगा, मेरे में। ठीक है, लाइंस की डेंसिटी बताती है स्ट्रेंथ, नॉट ऑलवेज, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, लाइंस डेंसिटी डिटरमाइन स्ट्रेंथ। ठीक, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता है। ठीक, चौथा पॉइंट ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सडन से बेंड नहीं ले लेंगी। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे गई और सन में से घूम गई, बात वही है, बिल्कुल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई चीज घूमेगी तब जब इस पे कोई इफेक्ट फोर्स लगेगा, जब तक फोर्स नहीं लग रहा है, आपने केवल इस यहाँ पे चार्ज मौजूद है, जब फोर्स नहीं लग रहा है तो ये अचानक घूमेगा कैसे, घूमा है कभी, सुना है कभी, कभी नहीं घूमेगा। ठीक है, तो इट विल नेवर बेंड सडनली, या इसको लिख सकते हैं इट विल never show a sharp bend, तो शार्प बेंड तो बिल्कुल नहीं करने वाला। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, मतलब पांचवी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो टेंजेंट है ना यार, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कर्व होगी, उसका अगर तुम टेंजेंट निकालोगे ना, वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा कि भी ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ रहे हो, तो हम ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंट विल शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यार राइटिंग में जाना यार, राइटिंग कुछ। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, E वेक्टर KQ अपॉन R स्क्वायर, उसको वेक्टर बनाना है तो R अपॉन मॉड R कर दो, R वेक्टर में मॉड R कर दो, ये फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख लो, F वेक्टर अपॉन Q। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स किसी डिफरेंट मटेरियल से कैसे बनाए जाते हैं, मतलब डिफरेंट मटेरियल से क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, चाहे फाइनाइट लाइन चार्जेस, फाइनाइट लाइन चार्जेस हो, चाहे रिंग हो, चाहे स्क्वायर हो, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालना सीखेंगे। और अगले वीडियो में फिर आप उस पर क्वेश्चंस पाएंगे उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड्स के। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।